नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपके लिए लेकर आया है खबरों का प्राइम डोज। प्राइम टाइम 8 PM, जिसमें आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि खबरों के पीछे की पूरी खबर रहेगी। हम प्रदेश के दिन भर की बड़ी खबरें बताएंगे, वो भी निष्पक्ष और ईमानदार विश्लेषण के साथ। तो आइए शुरू करते हैं प्राइम टाइम 8 PM। तो पहले खबर की बात करते हैं। युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए भारत जोर शोर से ऑपरेशन गंगा चला रहा है। छात्रों को रोमानिया, हंगरी, पोलैंड और स्लोवाकिया से लगी सीमा चौकियों के जरिए बाहर निकाला जा रहा है। इस बीच यूक्रेन में बढ़ते संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री ने वायुसेना को भी जुट जाने के निर्देश दिए हैं। लेकिन भारत सरकार की इन तमाम कवायदों के बावजूद भी मध्य प्रदेश कांग्रेस का आरोप है कि सरकार चुनाव में व्यस्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के खिलाफ रूस की सैन्य कार्रवाई के मद्देनजर यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए वायुसेना के मोर्चे भी तैनात किए हैं। यात्री विमानों के अलावा वायुसेना का C-17 विमान भी भारतीय छात्रों को यूक्रेन से वापस लाएगा। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से हवाई क्षेत्र बंद है, लिहाजा भारत वहां फंसे अपने नागरिकों को रोमानिया, हंगरी, पोलैंड और स्लोवाकिया से लगी सीमा चौकियों के जरिए बाहर निकाल रहा है। भारत सरकार ने इसे ऑपरेशन गंगा नाम दिया है। केंद्र सरकार ने कहा कि जब तक एक भी भारतीय वहां फंसा है, ऑपरेशन गंगा जारी रहेगा। लेकिन व्यापक पैमाने पर चलाए जा रहे ऑपरेशन गंगा के बावजूद मध्य प्रदेश कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है। कमलनाथ और नकुलनाथ भी इसे लेकर ट्वीट के जरिए निशाना साध चुके हैं। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि अगर वक्त रहते सही कदम उठाए जाते तो आज ये हालात नहीं होते। कांग्रेस के इन आरोपों पर बीजेपी ने भी करारा जवाब दिया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कोरोना हो या फिर यूक्रेन, ये वैश्विक समस्याएं हैं, लेकिन कांग्रेस के स्वभाव में मानवता की सेवा नहीं है। नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर पलटवार करते हुए कहा कि कमलनाथ ट्वीट कर इतिश्री कर लेते हैं, लेकिन अपने हवाई जहाज के बेड़े से एकाध जहाज सरकार को मदद के लिए क्यों नहीं दे देते। दुखद प्रसंग है ये भी। यूक्रेन, कोरोना से लेके यूक्रेन तक ये वैश्विक समस्याएं हैं। ये किसी देश के द्वारा पैदा नहीं की हुई, देश के अंदर विदेश से पैदा होके आई। पीड़ित मानवता की सेवा करना शायद कांग्रेस के और कमलनाथ जी के स्वभाव में नहीं है। सिर्फ ट्वीट करके दिल्ली से भोपाल तक कांग्रेस इतिश्री कर लेती है। मेरी प्रार्थना है कमलनाथ जी से, आप तो खुद हवाई जहाजों का बेड़ा रखते हैं। मध्य प्रदेश के बहुत सारे बच्चे हैं, एक आध हवाई जहाज भेजें, शासन का सहयोग करें, कोशिश करें, कहीं भी कोई भी इस तरह की पहल करें। आपके तो व्यापारिक संबंध है, आंतरिक संबंध है लोगों से विदेश के अंदर, आप उद्योगपति भी हैं। कोई ऐसी पहल, कभी तो ओले पड़ जाए तो आपको नहीं जाना है, बाढ़ आ जाए तो आपको नहीं जाना है, सूखा पड़ जाए तो आपको नहीं जाना है। आखिर सिर्फ वोटों का संबंध जनता से रखते हैं, कभी तो आपदा विपदा की घड़ी में माननीय कमलनाथ जी आपको खड़े दिखाई देना चाहिए। उधर जमीनी हकीकत की बात करें तो रशिया और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच वहां फंसे सभी छात्रों को निकालना कोई आसान काम नहीं, लेकिन हर स्तर पर भारत सरकार तेज काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर केंद्रीय मंत्री V.K. सिंह पोलैंड में, किरेन रिजिजू स्लोवाकिया में, हरदीप पुरी हंगरी में, जबकि सिंधिया रोमानिया और मालडोवा से कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं ताकि सभी छात्रों की सकुशल वतन वापसी हो पाए। भोपाल से जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
तो रूस और यूक्रेन के बीच लगातार संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है और वहां स्थिति और बिगड़ती ही जा रही है। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकाला भी जा रहा है। हवाई क्षेत्र बंद है और इसीलिए दूसरे देशों से इन्हें निकाला जा रहा है। रोमानिया, हंगरी, पोलैंड जैसे सीमावर्ती देश जो हैं वहां से ऑपरेशन गंगा भारत सरकार चला रही है और इसी के तहत बड़ी तादाद में छात्रों को यूक्रेन से निकाला जा रहा है। और इसी के साथ C-17 ग्लोब मास्टर जो विमान सेना का होता है उसे भी इस काम में लगा दिया गया ताकि ज्यादा संख्या में जल्दी से जल्दी वहां से छात्रों को लाया जा सके। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में डिप्टी स्पीकर के पद के लिए फिर से खींचतान शुरू हो चुकी है। 7 मार्च से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र से पहले विपक्ष ने पुरानी परंपरा के तहत डिप्टी स्पीकर का पद कांग्रेस को देने की मांग की, लेकिन बीजेपी का कहना है कि विधानसभा की पुरानी परंपरा को तत्कालीन कांग्रेस सरकार में तोड़ा गया और नींव नई परंपरा की रख दी गई। मध्य प्रदेश में डिप्टी स्पीकर के पद के लिए फिर से खींचतान शुरू हो गई है। 7 मार्च से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र से पहले विपक्ष ने डिप्टी स्पीकर को स्थायी करने की मांग शुरू कर दी है। विपक्ष ने पुरानी परंपरा के तहत डिप्टी स्पीकर का पद कांग्रेस को देने की मांग की है। कांग्रेस की मांग है कि बजट सत्र से पहले डिप्टी स्पीकर का नाम तय होना चाहिए। पार्टी की दलील है कि विधानसभा की परंपरा के तहत डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष के खाते में जाता है और ऐसे में सत्ता पक्ष को जल्दी डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देने पर सहमति देना चाहिए। परंपरा ये थी कि यूनानिमस निर्विरोध चुनाव अध्यक्ष का होता था। अध्यक्ष में इन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। जब इनने परिपाटी तोड़ी तो कांग्रेस ने जवाब दिया, लेकिन ये पार्टी वैसे ही हो जाए तो इनको पहल करना चाहिए, सत्ता में बैठे हुए। 23 में आपकी सरकार बनेगी तो उपाध्यक्ष पद विपक्ष को देंगे सर? निश्चित तौर पर उस स्थिति में देंगे कि ये अध्यक्ष के खिलाफ कोई कैंडिडेट खड़ा न करे, तो देंगे। तो परिपाटी के लिए दोनों हाथ से ताली बजती। कमलनाथ सरकार में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद कांग्रेस ने अपने पास रखा था। कांग्रेस का कहना है कि तब के हालात की वजह से ऐसा किया गया था, लेकिन विधानसभा की परंपरा फिर कायम करने की जरूरत है। हालांकि कांग्रेस की इस दलील से बीजेपी सहमत नहीं लग रही। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पहले ही परंपरा बदल चुकी है। कांग्रेस से जब कांग्रेस ने कमलनाथ जी के सरकार के समय में परंपरागत रूप से एक व्यवस्था थी कि प्रतिपक्ष को उपाध्यक्ष का पद जाता रहा था, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार की राजनीति का खेल खेला और उसके कारण से प्रतिपक्ष को अवसर नहीं दिया। नतीजतन उपाध्यक्ष के पद पर जो परंपरा थी उस परंपरा को खंडित करने का काम कांग्रेस ने किया। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही करीब 2 साल से बिना डिप्टी स्पीकर के चल रही है। जुलाई 2020 में रामेश्वर शर्मा को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था। उसी दौरान कोरोना काल शुरू हो गया और वो 8 महीने तक वो इस पद पर बने रहे, लेकिन उस समय भी विधानसभा में उपाध्यक्ष पद पर किसी की नियुक्ति नहीं की गई थी। इसके बाद गिरीश गौतम को विधानसभा स्पीकर बनाया गया। गौतम भी अपना 1 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, लेकिन अब तक डिप्टी स्पीकर का पद खाली है। ऐसे में अब फिर खींचतान तेज होती नजर आ रही है। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, भोपाल। तो मध्य प्रदेश विधानसभा में डिप्टी स्पीकर पद पर कांग्रेस का दावा है। डिप्टी स्पीकर पद विपक्ष को देने की पुरानी परंपरा भी रही है, जिसको हमने रिपोर्ट में दिखाया, लेकिन कमलनाथ सरकार ने डिप्टी स्पीकर का पद अपने पास रखा था और कांग्रेस इसके पीछे दलील देती है कि तब परिस्थिति ऐसी थी कि अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं बल्कि निर्विरोध निर्वाचन हो जाता था और वो नहीं किया। बीजेपी ने स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार उतार दिया। अब बीजेपी के पास अब डिप्टी स्पीकर का पद रखने का आधार बनता है कि कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया था। कांग्रेस ने अपना डिप्टी स्पीकर भी बनाया और स्पीकर भी बनाया, लेकिन कांग्रेस पुरानी परंपरा की इसके पीछे दलील दे रही है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में होता है क्या। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं, जहां बोर्ड परीक्षाएं 12वीं की परीक्षाएं कल यानी 2 मार्च से शुरू हो जाएंगी और 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं 3 मार्च से शुरू होंगी। इस बार 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में कुल 6,73,000 स्टूडेंट्स शामिल हो रहे हैं और खास बात यह है कि कोरोना को देखते हुए परीक्षा का सेंटर उसी स्कूल को बनाया गया है जहां बच्चे पहले से पढ़ते हैं।
छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा ऑफलाइन मोड यानी स्कूलों में आयोजित हो रही है। छत्तीसगढ़ बोर्ड 12वीं की परीक्षा 2 मार्च यानी कल से होगी। वहीं 10वीं बोर्ड की परीक्षा 3 मार्च से शुरू हो जाएगी। इस दौरान छात्रों को एग्जाम सेंटर पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, जिसे लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। गाइडलाइन के मुताबिक बिना स्कूल यूनिफॉर्म के भी छात्र परीक्षा दे सकेंगे। सर्दी, खांसी, बुखार के लक्षण वाले कैंडिडेट्स को परीक्षा के लिए अलग अलग से बैठने की व्यवस्था की जाएगी। सबसे खास बात यह है कि सभी स्कूलों को ही परीक्षा केंद्र बनाया गया है। इसके साथ ही परीक्षा के पहले 2 असाइनमेंट जमा करने की अनिवार्यता को भी इस बार खत्म कर दिया गया है। इस बार 2,93,000 स्टूडेंट 12वीं की परीक्षा देंगे, जबकि 3,80,000 स्टूडेंट 10वीं की परीक्षा में शामिल होंगे। 12th की जहां तक बात है, उसमें तो वही संख्या है लगभग जो गत वर्ष थी, 5-7 हजार कम ज्यादा होंगे। 10th में कुछ संख्या कम है पिछले वर्ष की तुलना में। पिछले वर्ष लगभग 4,60,000 बच्चे थे, इस वर्ष 3,80,000 बच्चे हैं। कुल कितने परीक्षार्थी लगभग? 10वीं में 3,80,000 हैं और 12वीं में लगभग 2,93,000 बच्चे हैं। लगभग 6 लाख से भी ज्यादा, 6,73,000 दोनों को अगर जोड़ दें तो उतने बच्चे सम्मिलित होंगे। कोरोना को देखते हुए बोर्ड परीक्षाएं के लिए सेंटर उन्हीं स्कूलों का बनाया गया है जहां स्टूडेंट्स पहले से पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में नकल की आशंका से निपटने के लिए भी खास इंतजाम किए हैं। खासतौर पर प्राइवेट स्कूलों में परीक्षा केंद्र का अध्यक्ष सरकारी स्कूलों से सीनियर लेक्चरर को बनाया जाएगा। जिले के जिला कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने स्तर पर फ्लाइंग स्क्वाड तैयार करें और उनको ये भी निर्देश दिए गए हैं कि वो इंटीरियर में ज़्यादा चेकिंग करें, नकल को रोका जाए। और जहां तक बात है प्राइवेट स्कूल्स की, तो प्राइवेट स्कूल्स में नकल होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए यह डिसाइड किया गया है कि प्राइवेट स्कूल में जो केंद्राध्यक्ष रहेंगे वो हमारे शासकीय स्कूल के सीनियर जो लेक्चरर रहेंगे उनको केंद्राध्यक्ष बनाया जाएगा। अर्थात वहां भी शासन का अधिकारी ही केंद्राध्यक्ष रहेगा, वो स्कूल भी शासन के अधिकारी के अंतर्गत रहेगा। कुल 6,73,000 स्टूडेंट्स इस बार बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। पिछली बार की तुलना में 10वीं की परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स की संख्या कम है। छात्रों के लिए सुकून की बात यह है कि कोरोना में पढ़ाई को हुए नुकसान को देखते हुए सिलेबस में 30% की कटौती की गई है। देवव्रत भगत, न्यूज़ 18, रायपुर। तो वैसे भी कोरोना काल की अगर बात की जाए तो शिक्षा व्यवस्था पर बहुत असर इसका पड़ा है, निगेटिव असर पड़ा है और ऐसे में परीक्षाओं को आयोजित करना भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। बोर्ड परीक्षाओं में 10वीं के छात्रों की संख्या भी घट गई है, जो अपने आप में ये बताता है कि कितना असर इस पर आया है। सिलेबस में कटौती की गई है और परीक्षा इस बार आयोजित की गई है। कोरोना काल को देखकर कई बदलाव भी किए गए हैं। मसलन कि जिस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उसी को सेंटर बना दिया गया है। हालांकि निजी स्कूल जो हैं वहाँ पर नकल जो है वो ना हो सके, उसके लिए काफ़ी यहाँ पर इंतज़ाम किए गए हैं। शिक्षा को दरअसल पटरी पर लाने के लिए ये सारे कदम उठाए गए हैं और ये परीक्षाएं भी इसलिए ही आयोजित की गई हैं। फिलहाल प्राइम टाइम 8 PM में इतना ही। नमस्कार।